के बारे में सर नेटवर्क का इशू था। नेटवर्क का इशू था? नहीं नहीं, अच्छा आप लोगों ने कोई खाली पूरा चार्ट नहीं लिखा, खाली सिंपल लिपिड्स का लिखा? हाँ, यस सर। चलो ठीक है, मैं आपको दोबारा से वही क्लासिफिकेशन बताते जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिपिड्स को ले लूं, और लिपिड्स का जो है मैं आप लोगों को बताया था 3 तरह का होता है। तो ये लिपिड जो 3 तरह का था, सबसे पहला वाला लिपिड जो है आई टोल्ड यू बट सिंपल लिपिड्स, और दूसरा वाला क्या था? कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये चार्ट आप लोगों ने पूरा नहीं बनाया था या पूरा बना लिया? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट लिख लेना आप लोग डिराइव्ड लिपिड। तो बच्चों सिंपल लिपिड जो है, अब फर्दर या तो ये हम लोग इसमें ग्लाइसरॉल भी रख सकते हैं, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं फैटी एसिड्स भी, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, और यू कैन ऑल्सो ऐड देयर वैक्सेस, और वैक्सेस के बाद जो है यू कैन राइट देयर क्यूटिन, और क्यूटिन के आफ्टर यू विल ऐड देयर सुबेरिन। और ये जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल जो है, दे कैन बी फैट्स या दे कैन बी ऑयल्स, और साइमल्टेनियसली जो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है, द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कैन बी फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स, और दे कैन बी ऑल्सो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। और ये वाला जो है फॉस्फोलिपिड, उसके बाद आप लोग लिख लेना यहाँ में ग्लाइकोलिपिड्स, और ये ग्लाइकोलिपिड का यू कैन ऐड देयर सेरिब्रोसाइट्स, और या तो आप ऐड कर लेना गैंग्लियोसाइट्स, और या यू कैन ऐड देयर लाइपोप्रोटीन्स। और बच्चों डिराइव्ड प्रोटीन में यू कैन ऐड व्हाट? द स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स में हो सकता है स्टेरॉल्स, और इसमें आ सकता है स्टेरॉन्स, और यू कैन ऐड हियर टर्पेनॉइड्स, और बच्चों आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो अब लिपिड्स के 3 टाइप्स है, 3 क्लासेस हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड। और सिंपल में ये आएगा ग्लिसरॉल आएगा, फैटी एसिड आएगा, ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल आएगा, वैक्सेस आएगा, क्यूटिन आएगा, सुबेरिन आएगा। और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आएगा ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, और प्लस लाइपोप्रोटीन। और यहाँ में स्टेरॉइड, टर्पेनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, और स्टेरॉइड में स्टेरॉल और स्टेरॉन। Are you done with this?
हो गया ये? अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अब आप इसमें लिख लेना पहला और वो लिख लेना सिंपल लिपिड्स। और सिंपल लिपिड में याद रख लेना दे आर esters of fatty acids and alcohol। और बच्चों इसमें लिख लेना ग्लिसरॉल और a simple fatty acid। और a simple fatty acid can be also simple lipid। और इसको इंपॉर्टेंट कर देना बिकॉज ये पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर है और ये एनसीईआरटी के पॉइंट की वजह से मैंने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को सिंपल लिपिड के अंदर रखा है। ग्लिसरॉल और सिंपल फैटी एसिड कैन बी आल्सो सिंपल लिपिड। डन? यस सर। तो अब देख लो बच्चों, ये सिंपल लिपिड का अब हमें देखना है एग्जांपल्स। तो ये था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और इनको मैंने आगे आगे एक्सप्लेन करना है। और फिर जाके सिंपल लिपिड के बाद खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा कॉम्प्लेक्स लिपिड के पास और फिर उनका एग्जांपल्स। फिर मैं जाऊंगा डिराइव्ड लिपिड के पास और उनका एग्जांपल्स। तो अब मैंने सिंपल लिपिड बता दिया और ये हम एग्जांपल से सीख लेंगे। तो अब आप लोग लिख लेना यहाँ में फॉर एग्जांपल। और चलो पहला अब हम लोग अब हेडिंग कर लेना और लिख लेना ग्लाइसरॉल। और ये ग्लाइसरॉल में लिख लेना इट इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। और बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से। दैट इज इट इज a 3 carbon atom that is it is a 3 carbon atom alcohol या short chain alcohol। और इसमें 3 कार्बन एटम होगा और अल्कोहल है ये। और अगर अल्कोहल है तो इसीलिए इसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। तो बच्चों ये नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो देखो इट इज नॉन पोलर और नॉन पोलर जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर हीटिंग होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन जो है सी फिर सी और फिर सी होगा। तो बच्चों यहाँ में CH2 होगा, यहाँ में CH होगा और यहाँ में CH2 होगा। तो अब प्रोपेन में यहाँ CH3 होता तो, लेकिन अब हमें एक OH अटैच करना है, यहाँ में एक OH अटैच करना है और यहाँ में एक OH अटैच करना है। अब ये जो कंपाउंड बनेगा एंड दिस इज द ग्लाइसरॉल। अब देखो इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन और ये ग्लिसरॉल। सो ये था पहला एग्जांपल सिंपल लिपिड का। तो अब आप दूसरा एग्जांपल लिख लेना फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड को हम लोग शॉर्टली कहेंगे कि ये ऐसे रिप्रेजेंट करें।
और इसमें लिख लेना they are the carboxylic acids. They are the carboxylic acid present inside the living cells. तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिविंग सेल के अंदर होता है, तो बच्चों उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। आप लोगों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? जरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बता दो, क्या होता है? हाँ बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बता दो, क्या? अब देख लो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो होता है COH ग्रुप। तो अब ये रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? लिखो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको RCOOH। तो बच्चों ये RCOH जो है हम लोग इसको जनरल फैटी एसिड कहेंगे। तो अब इसमें लिख लेना R इज द हाइड्रोकार्बन, R is the hydrocarbon chain in fatty acid that contains lowest of 1 and highest of 19 carbon atoms. और इसमें लिख लेना a fatty acid may contain lowest of 2 and highest of 20 carbon atoms. Clear? बच्चों आप बता दो मुझे जरा, ये दोनों मिला के अगर मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक कहूँ, ये पूरा का पूरा फैटी एसिड है। तो ये पूरा का पूरा फैटी एसिड में 2 से लेके 20 कार्बन एटम हो सकता है, ये पूरा। अब देखो इस COH में भी एक कार्बन है। अब हटा दो इस एक कार्बन को, जरा बता दो मुझे इस R ग्रुप में कितने कार्बन एटम हो सकते हैं अगर आप उसको हटाएंगे, COH को हटाएंगे। अगर पूरा फैटी एसिड में 2 से 20 कार्बन एटम है, उन 2 से 20 कार्बन एटम में एक इस COOH का कार्बन भी इंक्लूड है। अब बताओ अगर आप ये कार्बन को एक्सक्लूड करेंगे तो इस R में कितने कार्बन एटम बचेंगे? 19 सर। हाईएस्ट क्या बचेगा? 19। लोवेस्ट क्या बचेगा? 1। तो दैट मींस इसमें 1 से लेके 19 कार्बन एटम्स होगा।
क्योंकि ये मिला के और ये मिला के लोवेस्ट हो सकता है 2, हाईएस्ट हो सकता है 20। लेकिन अगर हम इसको नहीं मिलाएंगे, हम खाली r को रख लेंगे, तो r में हो सकता है 2 में से 1 हटा दो 1 बचा, और 20 में से 1 हटा दो 19 बचा। तो वही मैंने लिखा कि r हाइड्रोकार्बन है, इसमें लोवेस्ट हो सकता है 1 और हाईएस्ट हो सकता है 19 कार्बन। लेकिन अगर हम इस पूरे फैटी एसिड की बात करें तो इसमें होगा 2 लोवेस्ट एंड ये होगा हाईएस्ट। और ये आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से, क्योंकि ये उसमें दिया हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट भी दिया हुआ है और नीचे वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। तो ये फैटी एसिड के बारे में था, और ये फैटी एसिड का आर ग्रुप जो है हैवी होता है, तो इसीलिए ये फैटी एसिड भी जो है नॉन पोलर होता है, और ये भी हाइड्रोफोबिक होता है। देखो ड्यू टू आर ग्रुप fatty acids are non-polar। और बच्चों जहां नॉन पोलर वर्ड आएगा और मतलब वो हाइड्रोफोबिक है और वो वाटर हीटिंग है। तो अब आपको मैं फैटी एसिड के बारे में और चीजें सिखाऊंगा, तो आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें लिख लेना फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज, और एक का होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और बच्चों दूसरा वाला जो टाइप होगा एंड दैट विल बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड 2 होगा, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। डन? नो सर। डन सर। हाँ चलो, अब फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होगा। तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा पहले ओवरव्यू। सपोज अगर मैं इन फैटी एसिड को ले लूं, और ये फैटी एसिड 2 तरह का होता है, और बच्चों एक फैटी एसिड जो है उसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और एक को हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 2 तरह का होता है, और एक को हम लोग कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और बच्चों एक को हम लोग कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग शॉर्टली म्यूफा कहते हैं, और ये पॉली अनसैचुरेटेड को शॉर्टली प्यूफा कहते हैं। तो इसमें आप लोग पहला वाला हेडिंग कर लेना, वो याद रख लेना, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में लिख लेना they are the fatty acids
that contains only single bonds in their R group. और इसमें लिख लेना they are synthesized in our body. They are synthesized in our body and are thus non-essential. जो भी चीज हमारी बॉडी में बनता है और वो होता है नॉन एसेंशियल, और जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है उसको एसेंशियल कहते हैं। जैसे मैंने आपको अमाइनो एसिड बताया था, कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल था और कुछ अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल था। वैसे ही कुछ फैटी एसिड एसेंशियल होता है, कुछ फैटी एसिड नॉन एसेंशियल होता है। तो यहाँ में लिख लेना दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। They increase blood cholesterol, thus their excess amount is not good for health. Not good for health as they can lead they increase blood cholesterol, thus their excess amount is not good for health as they can lead heart diseases. बच्चों हार्ट डिजीज को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कहते हैं। हम लोग खाना बनाते हैं ना, सब्जी वगैरह तेल में, जरा बता दो बच्चों, जब आप लोग खाना वगैरह खाते हैं तो क्या चिपकता है प्लेट पे जिस पे आप खाना खाते हैं? क्या चिपकता है प्लेट पे जब हम लोग खाना खाते हैं? तेल चिपकता है ना खाने पे Oil, जब हम sir. हाँ ऑयल। अब बता दो वो प्लेट को धोने के लिए हम लोग यूज करते हैं विम बार, और फिर वो विम बार जो है उस प्लेट से वो ऑयल हटा देता है। तो जब भी हम लोग ज्यादा फैट खाते हैं वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जमा हो जाता है। अगर ये हम लोग का ब्लड वेसल है और वो फैट धीरे 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 जैसे प्लेट पे अटैच हो गया था ऑयल, और वैसे ही हमारे ब्लड वेसल के अंदर फैट जमा होता है, और फिर जाके वो ब्लड वेसल का जो है ल्यूमन छोटा करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो इंसान को फिर हार्ट की बीमारियां होती है। तो इसीलिए जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इनकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं। व्हाई? बिकॉज दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा ब्लड वेसल में, और फिर जाके हार्ट जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं, और फिर हार्ट जो है मसल्स मर जाता है, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है यू कैन राइट देयर दे डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। They decrease membrane fluidity or the fluidity of any lipid. बच्चों फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? फैलने वाला प्रॉपर्टी। कौन कौन सा चीज फैलता है? लिक्विड, गैस, सॉलिड फैलता नहीं है। तो अब बता दो बच्चों मुझे, क्या घी जो है फ्लूइड है या ऑयल फ्लूइड है? जरा बता दो, घी फ्लूइड है या ऑयल फ्लूइड है अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रखूं? अरे आप लोग रूम टेम्परेचर पे अगर घी रख लेंगे और ऑयल रख लेंगे, कौन फ्लूइड होता है?
ऑयल सर। ऑयल होता है। तो अब अगर किसी फैट में, किसी लिपिड में ये फैटी एसिड ज्यादा होगा सैचुरेटेड वाला, तो उस फैट का फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज होता है। और अगर हम लोग का मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी जो है वो मेंटेन करता है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो फ्लूइड इन नेचर। तो जहां में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा, क्या वहां में फैट फ्लूइड होगा या वो फैट लेस फ्लूइड होगा अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो जाएगा? अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा, क्या फैट फ्लूइड हो जाएगा या लेस फ्लूइड होगा? अच्छा लेस चलो, इस वेरी गुड, लेस फ्लूइड। अब बता दो, घी में ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा या सनफ्लावर ऑयल में ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा? घी में ज्यादा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड या सनफ्लावर ऑयल में ज्यादा होगा? अरे घी सॉलिड है ना एट रूम टेम्परेचर। हाँ, घी सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर और सनफ्लावर ऑयल लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब घी में ज्यादा सैचुरेटेड होगा एज कंपेयर टू द सनफ्लावर ऑयल। तो अब देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल जो है दो लिख लेना आप यहाँ में। एक एग्जाम्पल लिख लेना पामिटिक एसिड, और जिसमें 16 कार्बन एटम होता है और डबल बॉन्ड 0 होता है। और दूसरा याद रख लेना स्टीरिक एसिड, और स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन एटम होता है और 0 डबल बॉन्ड होगा। और ये 0 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड है तो इसीलिए डबल बॉन्ड 0 होगा, और ये वाला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड दो फैटी एसिड हैं, कॉमन फैटी एसिड सैचुरेटेड वाले, क्योंकि मैं सैचुरेटेड पढ़ा रहा हूँ। और इसमें होता है 16 कार्बन एटम और इसमें होता है 18 कार्बन एटम। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो बच्चों अब आप लोग लिख लेना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लिखो they contain double bonds in their R group, और इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, they decrease blood cholesterol। अब बता दो, अगर ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करेंगे, क्या सेहत के लिए अच्छा है या सेहत के लिए बुरा है? ये बुराई है सर। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा होना अच्छा नहीं है। ये हार्ट के ब्लड वेसल वगैरह में जमा होता है और हार्ट की बीमारियां करता है कोलेस्ट्रॉल। दे डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, दस दे आर गुड फॉर हेल्थ। और ये भी इंक्रीज करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, सैचुरेटेड का ऑपोजिट। The increased membrane fluidity or the fluidity of lipid। अब बता दो, घी में ज्यादा सैचुरेटेड होगा या ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा? घी में ज्यादा सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा? अरे इतना बताने के बाद भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे घी फ्लूइड है रूम टेम्परेचर पे या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड।
सॉलिड है। अब बता दो घी में क्या ज्यादा सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा? अरे यहाँ लिखा है भाई, ये सैचुरेटेड दे डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और एनी फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड, और यहाँ पे लिखा है दे इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिपिड। अब बता दो क्या घी में अब ज्यादा होगा सैचुरेटेड या घी में होगा ज्यादा अनसैचुरेटेड? अरे घी भाई सॉलिड है ना यार, सॉलिड अगर है घी पे तो फ्लूइड तो नेचर नहीं है ना अब उसका, और जब घी का फ्लूइड नेचर नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा ज्यादा सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड क्या होगा, क्योंकि जहां में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब वो फैट ज्यादा 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 फ्लूइड बनेगा, और जहां में सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा और वो फैट का फ्लूइडिटी कम होगा और वो सॉलिड की तरफ जाएगा। और जैसे बटर है, जैसे घी है, तो उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा। अगर ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सिसम ऑयल है, और उनमें ज्यादा होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि वो फ्लूइड है। अब आप इसका एग्जांपल लिख लेना कि ये दो तरह के थे, और इस लिखना दे आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स, दैट इज एक म्यूफा था और एक प्यूफा था। और अब देखो म्यूफा अभी बताया था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और प्यूफा क्या बताया था, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब इसमें से आप लोग पहला वाला हेडिंग कर लेना और लिख लेना म्यूफा। ये हो गया। आर यू डन विद दिस? अरे आप लोगों ने तो परेशान कर दिया है भाई, आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। यहाँ में Yes. फखरुल भी हैं, नजीम भी हैं, और तहमीना भी हैं, उमामा भी हैं, उमर भी हैं, तो यहिया भी हैं, कोई बोल ही नहीं रहा आप लोगों में से। आप लोग लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? सर लिख रही है सर। तो फिर बताता क्यों नहीं? इफ सपोज आई एम आस्किंग समथिंग व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? मैं आप लोगों को देख ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे तो आपके सुनने से पता चल जाएगा ना आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है। डन सर। आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चल जाएगा? ये उमर जरा अपना, उमर अपना ये कर लो, ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। उमर साले आप अपना कैमरा ऑन कर लो। तो आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं उमर? यस सर। तो वो बंद कर लो, फेसबुक वगैरह यूज करना बंद कर लो, ठीक है? उससे आपका टाइम बर्बादी होगा। सर बंद कर दिया कब का। हाँ वो बंद कर दो, उसको यूज मत करो। तो लिखो देयर आर टू टाइप्स और दैट इज म्यूफा एंड द प्यूफा। तो अब आप इसमें से पहला वाला हेडिंग कर लेना अब, और लिखना म्यूफा, और म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसको शॉर्टली हम लोग लिखते हैं म्यूफा। और मोनो मतलब वन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, तो दैट मीन्स इनके पास वन डबल बॉन्ड होगा। दे हैव वन डबल बॉन्ड इन देयर आर ग्रुप। और बच्चों ये भी हमारे बॉडी में बनते हैं, सो दे आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। They are non-essential fatty acids as
they are synthesized in our body. तो हमारी बॉडी में जो बनेगा वो नॉन एसेंशियल बनता है, और जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है वो एसेंशियल बनता है। जैसे मैंने आपको अमीनो एसिड में सिखाया था वैसे यहाँ पे भी है। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एक याद रखना है पामिटोलिक एसिड, और बच्चों एक आपको याद रखना है ओलिक एसिड, और इसमें 16 कार्बन ही होता है और डबल बॉन्ड इसमें 1 होगा। और बच्चों वो डबल बॉन्ड अभी मैं सिखाऊंगा आपको 9 और 10 के बीच में होता है। तो 9 और 10 में 9 छोटा है तो 9 ही लिया जाता है, और इसमें 18 कार्बन एटम होगा, डबल बॉन्ड 1 होगा, और वो डबल बॉन्ड जो है वो होगा 9 और 10 के बीच में, और 9 और 10 में 9 छोटा है तो वही हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ये है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ये वाला जो है दिस इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और जो ये वाला होगा एंड दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो इधर, यहाँ में पामिटिक एसिड था और डबल बॉन्ड 0 था, यहाँ में स्टेरिक एसिड है, डबल बॉन्ड 0 है, लेकिन कार्बन एटम सेम था 16 18। अब देखो यहाँ में पामिटोलिक एसिड है और यहाँ में ओलिक एसिड है, कार्बन एटम सेम है 16 18, लेकिन डबल बॉन्ड 1 है, डबल बॉन्ड 1 है, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और डबल बॉन्ड 9 और 10 के बीच में है, और 9 और 10 कार्बन एटम के बीच में है। और अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो वहां आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में प्यूफा जाएगा। और बच्चों ये प्यूफा जो है इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, लिखो दे हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड। in their R group. They have more than one double bond in their R group. और ये होते हैं essential fatty acid. They are not synthesized in our body. Thus, they are essential fatty acids. और ये essential fatty acid को हम लोग shortly EFA कहते हैं। आज आप लोग सब अपना घर पे जो भी तेल वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, चाहे वो दारा होगा, फॉर्चून होगा, इंजन होगा, या कोई सा भी ऑयल होगा, तो आप लोग देख लेना वहां पे लिखा होगा कंटेन्स EFA, कंटेन्स प्यूफा, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि पता है कि बॉडी में बनता नहीं है तो ऑयल में चाहिए, तो वो ऐड देते हैं, अपना ऑयल का क्वालिटी बताते हैं कि इसमें प्यूफा होगा या इसमें EFA होगा। ये भी नॉन एसेंशियल था, सैचुरेटेड भी नॉन एसेंशियल था, लेकिन ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं बिकॉज ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यू कैन ऐड देयर, they are good for the person suffering from heart diseases, बिकॉज आप लोगों को सिखाया था मैंने कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है। तो
लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में लेंगे लाइनोलिक एसिड, और बच्चों दूसरा लेना लाइनोलेनिक एसिड, और तीसरा लिख लेना एराकिडोनिक एसिड। और ये लाइनोलिक एसिड 18 होगा और डबल बॉन्ड 2 होगा, और बच्चों डबल बॉन्ड होगा 9 और 10 के बीच में और 12 और 13 के बीच में। तो यहाँ में इसमें भी 18 कार्बन एटम होता है, 3 डबल बॉन्ड होगा, और वो डबल बॉन्ड होगा 9 के बीच में, 12 और 13 के बीच में, और 15 और 16 के बीच में। और 18 यहाँ में 20 होगा कार्बन एटम, और डबल बॉन्ड 4 होगा, और डबल बॉन्ड जो है वो 5, 8, 11, 14। और आप लोगों को अगर ज्यादा लग रहा है ये कि सर नहीं करना है इतना, तो ये वाला पार्ट जो है आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। और मतलब यू कैन स्किप दिस। और लेकिन कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा which has 2 double bond, which has 3 double bond, which has 4 double bond, या कभी कभार ये भी आ सकता है which is 18 carbon atom fatty acid, या which is 20 carbon atom fatty acid। जैसे इस अरेकिडोनिक एसिड का कार्बन एटम एनसीईआरटी ने गिनाया है, तो इसमें लिख लेना एराकिडोनिक acid is a 20 carbon atom fatty acid। Sir, like हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, नहीं सर। अब बता दो किस फैटी एसिड में 20 कार्बन एटम होता है? हाँ, एराकिडोनिक सर। एराकिडोनिक एसिड, और ये एनसीईआरटी ने मतलब दिया हुआ है, तो ये याद रखना पड़ेगा। चलो अब मैं देखूंगा आप लोगों का दिमाग जो है वो कितना चलेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। देखो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, the number of carbon atoms in the R group of arachidonic acid, R, तो पहला लिख लेना आप 20, और B लिख लेना 19, C होगा 18, और D होगा 16। जरा बता दो क्या होगा इसका आंसर, सोच समझ के बता देना। 20 सर। हाँ, कोई और बच्चा बताएगा? अरे मैंने आप लोगों को बताया था ना भाई, यार क्या हो गया आप लोगों को, यार कहाँ है दिमाग आप लोग, मतलब क्यों इतना पहले से ही परेशान रहते हैं कि हमें, आप लोग छोड़ दो जो आप लोगों का पास्ट का पढ़ने का स्टाइल था ना, वो छोड़ दो, आप वो भूल जाओ, उसे निकल जाओ। आप लोगों ने अच्छा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, और मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग अच्छा पढ़ो आप, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो, उसको सुन लो, उसको ढंग से सुन लो, और फिर उसके बाद आप उसमें अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने इधर बताया था ना यार, आप लोग मतलब समझते क्यों नहीं है? यहाँ क्या बताया था मैंने, क्या ये COH, ये COH मिला के हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा फैटी एसिड में? 20। ये COH मिला के हाई लोवेस्ट कार्बन एटम कितना होगा? 2। अब अगर मैं इस COH को हटा दूं, बच्चों क्या बचेगा खाली इधर? R।
तो अब बता दो मुझे, इस R में मैं ये कार्बन रख लूंगा या नहीं रखूंगा? नहीं रखूंगा, क्योंकि ये मैंने R ग्रुप कहा है कि मतलब COH तो आएगा नहीं उसमें। तो अगर COH नहीं आएगा तो अब बता दो, अगर 20 कार्बन एटम होगा तो R में कितना होगा? 19 सर। 19। अगर अगर फैटी एसिड में 18 कार्बन एटम होगा, R ग्रुप में कितना होगा? अब फंस गए, अभी बताया। अब इस अगर 18 होगा तो कितना होगा? 17। अगर फैटी एसिड में 16 होगा, R ग्रुप में कितना होगा? 15 होगा। तो अगर फैटी एसिड में 18 होगा तो R ग्रुप में एक कार्बन एटम कम होगा, क्योंकि R ग्रुप में हम COH नहीं लेते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ में कितना, क्या आंसर होगा अब इसका? 19। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द R ग्रुप ऑफ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में कितने वो कार्बन होते हैं? 20। और लेकिन R ग्रुप में कितना होगा? 19 होगा। तो यही है, क्योंकि एक मैं खाली R ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। एंड दिस वाज रिगार्डिंग द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक एग्जांपल लाइनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है और एराकिडोनिक एसिड है। और इस मोनोअनसैचुरेटेड का पामेटोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है। और इसी तरीके से सैचुरेटेड का पामेटिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है। अब देखो, मैं आप लोगों को ये वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये कैसे क्या है, ये क्यों लिखा मैंने इधर। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना, स्ट्रक्चर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो इनमें लिख लेना, इनसाइड द सेल्स, the fatty acids possesses the zigzag structure. अब देखो, वो zigzag स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ में ऊपर से स्टार्ट करना है, और ये वाला होगा COH। और जब ये COH होगा तो फिर आपको zigzag लाइनें बनानी है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो बच्चों, ये वाला कार्बन का मतलब जो इधर है यहाँ में, इसका मतलब यहाँ में CH2 है, ये याद रख लेना। और इसका मतलब यहाँ में CH3। तो जब मैं आप लोगों को गिना लूं यहाँ पे, यहाँ में इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, ये COH, और मैं ये देखो CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये होगा CH2। कितने CH2 होंगे? 14, है ना। और अब ये लास्ट में क्या बचेगा? CH3। तो बच्चों, ये जो है फैटी एसिड, इसको हम पामेटिक एसिड कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है NCERT ने दिया है। ये एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है। जरा, पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड था या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था? पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड था या अनसैचुरेटेड था? ये देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड का 2 एग्जांपल, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड में कितने कार्बन एटम थे? 16। डबल बॉन्ड क्या था? 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड कोई सा भी नहीं है। जब कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बच्चों यहाँ पे याद रख लेना, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ऐसे होगा, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एक ही CH रहता है, ऐसे। तो ये देखो, अब यहाँ पे अगर यहाँ में सिंगल बॉन्ड है ये, तो यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2, CH2 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 CH2।
अगर डबल बॉन्ड होता तो यहाँ होता CH, यहाँ होता CH और ये होता डबल बॉन्ड। तो ये वाला फिलहाल आपको याद रखना है, COH CH2 होल 14 एंड CH3। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलो मैं आप लोग को ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ में ओलिक एसिड में मैं यहाँ COH से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं नीचे जाऊंगा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। और आप लोगों को बताया था मैंने ओलिक एसिड में 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो इधर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अमिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में कितने कार्बन? 18। कितने डबल बॉन्ड? 1। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 8 और 9। तो 8 और 9 मतलब 9 का मतलब क्या है? 9 और 10 कार्बन एटम के बीच में होगा। और अब देखो इधर जो नंबरिंग होगा वो 1 होगा, और बच्चों इधर जो नंबरिंग होगा वो 16 होगा, और इधर में नंबरिंग 1 होगा, और ये वाला जो है ये 18th होगा इधर। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 होगा और ये वाला 10 होगा। अब देखो जहां में भी डबल बॉन्ड होता है, जहां में भी डबल बॉन्ड होगा और वहां में कुछ इस तरह से होगा, ये यहाँ में CH होगा और यहाँ में ये CH होगा। और जहां में सिंगल बॉन्ड होगा और वहां में देखो CH2 CH2। अब गिन लो CH2, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिखूंगा यहाँ में CH2 होल 7, और फिर इधर साइड क्या होगा? COH। अब देखो इस कार्बन के इस साइड 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा इधर? CH2, और कितना होगा? होल 7। और बच्चों ये वाला क्या बचा? CH3। अब कितने कार्बन एटम है इसमें? क्या कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है इसमें? 18 सर। 18 है। तो कितने डबल बॉन्ड है? 1 है। और अगर 18 कार्बन एटम होगा और एक डबल बॉन्ड होगा वो ओलिक एसिड होगा। अब देखो इधर 18 कार्बन एटम, एक डबल बॉन्ड, और वो 9 और 10 के बीच में। और जब 18 कार्बन एटम होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, तो बच्चों उसको हम लोग ओलिक एसिड कहते हैं। आर यू डन विद दिस? यस सर। यस सर। जरा बना लो इसका स्ट्रक्चर आप खुद, अब इसका जल्दी से लाइनोलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लो। लाइनोलेनिक का क्या होगा? लाइनोलेनिक का बना लिया? खाली जिगजैग वाला बना लो, और ये जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। खाली जिगजैग वाला बना लो, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें COH ऊपर से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आपको मैंने सिखाया था लाइनोलेनिक एसिड में 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है। पहला वाला 9 और 10 के बीच में, दूसरा वाला 12 और 13 के बीच में, तीसरा वाला 15 और 16 के बीच में। तो अब देख लो इधर बच्चों, इसी को आप यूज कर लो और बनाते जाओ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, तो 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 10 11 और फिर 12 13 डबल बॉन्ड, और फिर 14 और ये आएगा 15 डबल बॉन्ड, और फिर आएगा 16, फिर 17 और फिर 18। तो इसका मतलब ये वाला 1 होगा, ये वाला 9 और 10 होगा, और ये वाला 12 और 13 होगा, और ये वाला 15 और 16 होगा, और ये 17। ये यहाँ पे ये वाला नहीं बनाना है। अब हो गया 15 16 17, और ये हो गया 18 15 16 17 18 है, और ये वाला 18 हो गया, 15 और 16 12 और 13 9 और 10, और ये वाला 1 हो जाए। अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये? लाइनोलेनिक एसिड। आपको केमिस्ट्री टीचर सिखाएंगे कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल होता है नोमेनक्लेचर में, जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वहां में एक लोवेस्ट नंबर रूल होता है कि मतलब डबल बॉन्ड का अगर नंबर होगा तो उनको सम करके सबसे लोवेस्ट नंबर बनना चाहिए। जरा बच्चों, क्या हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट नंबर इनसे बनेगा, या लोवेस्ट नंबर आप लोगों को लग रहा है 10 प्लस 13 और प्लस 16 से बनेगा? जरा किससे लग रहा है लोवेस्ट नंबर बनेगा? 15 12 और 9 को ऐड करके, या 10 13 और 16 को ऐड करके? अरे मैथ है भाई, सिंपल मैथ है। किसको आप लग रहा है आपको सिंपल लोवेस्ट नंबर बनेगा? 9 प्लस 12 प्लस 15, या 10 प्लस 13 प्लस 16? 9 12 15 9 12 और व्हाट 50। तो इसीलिए वही लोवेस्ट वाला लिया जाता है डबल बॉन्ड का नंबर। तो यहाँ से 9 लिया, यहाँ से 12 लिया, यहाँ से 15 लिया, तो इसीलिए इस लाइनोलेनिक एसिड का बनाया था 9 12 15। अब बताओ इस एराकिडोनिक एसिड का डबल बॉन्ड किन किन कार्बन एटम के बीच में होगा? जरा पहला डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? 7 5 6 वेरी गुड, 5 6। दूसरा डबल बॉन्ड? 8 9 वेरी गुड। और तीसरा डबल बॉन्ड? 11 12 11 12। और चौथा डबल बॉन्ड? 14 15 14 15। यानी कि आप लोग समझ गए। और बाकी ये है लिनोलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर। आप लोगों को जो खाली पहला नंबर पे देना है, और जहां मैं एनसीईआरटी लिख रहा हूं वो मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अब एनसीईआरटी में खाली ये दिया है, पामिटिक एसिड का दिया है, ओलिक एसिड का नहीं दिया है, लिनोलेनिक एसिड का। बट ये सीखना है आप लोगों को, मे भी कभी कभार क्वेश्चन आएगा। Which fatty acid has 18 carbon atom? Which fatty acid has 3 double bond? Which fatty acid? अब बता दो मुझे essential fatty acid का नाम क्या क्या है? Essential fatty acid, what is first? Linolenic acid, linolenic acid, and what? Arachidonic acid. क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनता है, तो इसीलिए हम लोग इनको एसेंशियल फैटी एसिड मानेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो बच्चों, ये था सेकेंड एग्जाम्पल इसका सिंपल लिपिड का। पहला वाला था ग्लाइसरॉल और दूसरा वाला था फैटी एसिड। अब देखो तीसरा वाला क्या है? ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। और इसमें क्या क्या आएगा? फैट और ऑयल आएगा। तो अब देख लो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल को। ये खत्म हो गया फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। इसमें it is the ester of glycerol,
and 3 fatty acids. It is the ester of glycerol and 3 fatty acids. Done? और एक ग्लिसरॉल होगा. क्या कोई बच्चा आप लोगों में से बता सकता है ग्लिसरॉल का पूरा नाम क्या बताया था? What was the full name of glycerol? Glyceroldehydes. अरे बताया था ना भाई, आप लोग याद क्यों नहीं रखते यार? अभी यहाँ पढ़ाया था ना ग्लिसरॉल, अभी पढ़ाया था. ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन को बताया था एक शॉर्ट चेन अल्कोहल है, 3 कार्बन एटम होता है और इसमें CH2OH CHOH CH2OH मींस ये प्रोपेन था और ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे. तो अब नेक्स्ट जो है लिख लेना आप इसमें, इट इज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स. देखो इसमें द 3 फैटी एसिड्स remains attached to glycerol by 3 ester bonds. It is hydrophobic और या हाइड्रोफोबिक होगा, नॉन पोलर होगा and is stored in our adipose tissue. जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है हमारे बॉडी में उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं. और इसमें लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर्ड फैट बिकॉज ये स्टोर होता है. इसको हम ऑल्सो कहते हैं न्यूट्रल फैट बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं. Are you done with this? कुछ हो गया? Yes, sir. तो मतलब ये न्यूट्रल फैट भी माना जाता है और स्टोर्ड फैट माना जाता है क्योंकि ये स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में. और प्लस जो है इसको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं. तो अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ. स्ट्रक्चर में आपको ऐसे बता दूं, अगर मैंने ये ग्लिसरॉल कहा है और ये ग्लिसरॉल CH2 CH और बच्चों इसमें यहाँ में OH था और इसमें यहाँ में OH था और इसमें यहाँ में OH था. और अब यहाँ में मैं 3 फैटी एसिड लाऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया. फैटी एसिड का स्ट्रक्चर RCOOH होता है. तो ये COH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हम RCOOH से लिखते हैं. और बच्चों COOH का असल वाला स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये R और ये COOH ऐसे होगा. तो अब ये 3 फैटी एसिड है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था. फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है, ये RCOH COOH होता है. तो अब वही मैंने इधर लिखा कि अब चलो मैं मानूंगा कि ये फैटी एसिड अलग है R1, ये फैटी एसिड अलग है R2 और ये फैटी एसिड अलग है R3. अब देखो इधर जो इस फैटी जो ये OH है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बाहर आएगा और ये OH और यहाँ से वाटर बाहर आएगा और ये OH और यहाँ से वाटर बाहर आएगा. और यहाँ से जब वाटर बाहर आएगा तो बच्चों 3 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बाहर निकालेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे डिहाइड्रेशन. और
But this process is called as डिहाइड्रेशन, इस पानी का बाहर निकलना। तो अब ये पानी जब बाहर आएगा तो यहाँ पे देखो इधर में रहेगा CH2O और यहाँ में रहेगा CHO और यहाँ में रहेगा CH2O और जो ये वाला होगा यहाँ में C डबल बॉन्ड O R1 और बच्चों यहाँ में C डबल बॉन्ड O R2 और यहाँ में C डबल बॉन्ड O R3 रहेगा और बीच में बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड ऐसे होगा। क्लियर? ये यहाँ में 3 फैटी एसिड थे ये वाले। तो बच्चों ये वाला यहाँ में ग्लाइसरॉल था, ठीक। और अब देखो ये फैटी एसिड जब OH निकलता है इसको एसाइल कहते हैं और ये ग्लिसरॉल है। कितने एसाइल है? 1 2 3, तो कहेंगे ट्राई एसाइल। और किसके साथ अटैच है? ग्लिसरॉल के साथ। और यह इसका दूसरा नाम देते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड जो है इसको अब हम लोग ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, दिस बॉन्ड। What is this bond called as? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये भी ईस्टर बॉन्ड, ये भी ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? अब ये 3 हो गए एसाइल 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 और ये हो गया ग्लिसरॉल, तो हो गया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। और ये ईस्टर बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में दिया है तो इसीलिए आप लोगों को करना पड़ेगा। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. किधर गए? चलो अब देखो इधर ये है ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल और ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। अब बता दो मुझे, अगर मैं इधर में एक फैटी एसिड को हटा दूं, मैं इस वाले को हटा दूं, जरा कितने एसाइल है इसमें? अगर मैं ये है 3 एसाइल, मैं एक एसाइल को हटा दूं बच्चों, कितने एसाइल बनेंगे बचेंगे अब इधर? 2। तो क्या होगा इसका नाम? डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। अगर मैं एक और हटा दूं तो कितना एसाइल बचेगा? 1। तो क्या नाम होगा इसका? मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल या मोनोग्लिसराइड और इसका होगा ट्राइग्लिसराइड। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप लोग नीचे लिख के रख लेना। देखो ट्राइग्लिसराइड कॉमा डाइग्लिसराइड and monoglyceride. Monoglyceride have 3, 2 and 1 fatty acids respectively. तो अब ये ट्राइग्लिसराइड है, इसमें 3 फैटी एसिड है और ड्राइग्लिसराइड में 2 ही होगा, एक हटेगा, और मोनोग्लिसराइड में एक ही होगा और इसीलिए होगा 3
to 1 fatty acid respectively. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप यहाँ पे, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, triacyl glycerol remains present in the form of fats, और या लिख लेना ऑयल्स। तो लिख लो ना फैट्स एंड ऑयल्स, fats and oils have physical difference due to their due to the difference in their melting point. मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, और मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस के कारण जो है इनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट रहेगा। एक फैट का सॉलिड होगा और ऑयल का जो है वो लिक्विड रहेगा। Are you done with this? Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसमें आप लोग अब एक कॉलम में फैट्स लिख लेना और दूसरे कॉलम में आप ऑयल लिख लेना। और इस फैट में लिख लेना दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें लिख लेना दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और इधर में लिख लेना दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और बच्चों इधर में लिखना दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो दैट मीन्स थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तब वो मेल्ट होंगे। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे फैट को, वो वहां पे सॉलिड ही रहता है। और अगर हम लोग ऑयल को रखें रूम टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्या आप लोगों में से बता सकता है अब इसमें फैट में क्या होगा ज्यादा, सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? हाँ, सैचुरेटेड ज्यादा होगा या अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा? या तो आपको रखना ही नहीं है, दे आर मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ पे लिख लेना दे आर मोर अनसैचुरेटेड देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी आप लोगों को लिखाया था ना इधर, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, देखो तब आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ना। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बताया था कि दे डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिपिड। और इधर बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है दे इंक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिपिड।
जितना अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा उतना एक लिपिड जो है वो ऑयल होगा, और जितना सैचुरेटेड ज्यादा होगा और उतना एक लिपिड जो है वो सॉलिड की तरफ जाएगा। तो अब इसका मतलब जो है, ये जो फैट है इनमें ज्यादातर सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड कम होता है, और जो ये ऑयल है इनमें ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है और कम होता है इनमें सैचुरेटेड। तो अब एग्जांपल जो है, अगर आप लोग लिखना चाहें यहाँ में घी, और जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे बटर। और बच्चों इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी ने जो दिया है वो जिंजली ऑयल दिया है, और या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं सिसम ऑयल, और या आप लोग ऑलिव ऑयल लिख सकते हैं या सनफ्लावर ऑयल वगैरह। और इनमें अब सैचुरेटेड वाला कम होगा और अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन बटर घी वगैरह जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बिकॉज उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? क्या ये हो गया? Yes, sir. सो अब हम लोग, ये था ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में। तो अब हम लोग सिंपल लिपिड का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखो सिंपल लिपिड का नेक्स्ट एग्जांपल है वैक्सेस। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और नेक्स्ट एग्जांपल वैक्सेस लिख लेना। और वैक्सेस में लिख लेना, दे आर esters of long chain alcohols. They're esters of long chain alcohols. और एग्जाम्पल जैसे लॉन्ग चेन अल्कोहल का लिख लेना सीटाइल अल्कोहल। और बच्चों या आप लिख सकते हैं मेरिसिल अल्कोहल। They are esters. They are esters, huh? They are esters of long chain alcohol. जैसे सीटाइल अल्कोहल है, मेरिसिल अल्कोहल है, एंड वन फैटी एसिड। वन फैटी एसिड। अब देखो यहाँ में ट्राइसाल ग्लाइसॉल से कैसे डिफर कर सकते हैं। ट्राइसाल ग्लाइसॉल था ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो मतलब 3 फैटी एसिड था, और ग्लिसरॉल शॉर्ट चेन अल्कोहल था। और लेकिन ये वैक्सेस जो हैं इनमें होता है लॉन्ग चेन अल्कोहल और एक फैटी एसिड अटैच होता है। इज दिस क्लियर? और इसमें अब एग्जांपल लिख लेना। तो एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं आप बीज वैक्स। और बीज वैक्स जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस बाय हनी बीज। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एयर वैक्स। और बच्चों एयर वैक्स को हम लोग सिरुमेन कहते हैं। यह हमारे कान में प्रेजेंट होता है। और लेनोलिन प्रोड्यूस लिख सकते हैं आप। और लेनोलिन होता है इन प्रेजेंट इन शीप फर। शीप का जो फर है उसमें प्रेजेंट होता है। और आप लोग लिख सकते हैं वैक्स डी। और प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो अब आपको याद रखना है, बीज वैक्स हनी बी प्रोड्यूस करता है, और जो उसका फीमेल हनी बी होता है उसको कहते हैं वर्कर बी। और एयर वैक्स प्रोड्यूस हमारा ईयर, जो जिसमें हम ईयरबड से कान साफ करते हैं, उस चैनल को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, और उसी में ये सिरुमेन रहता है। और बैक्टीरिया आए, डस्ट आए, उसको ट्रैप करके अंदर जाने नहीं देता है।
और इंसेक्ट का भी रिपल कर देता है, क्योंकि इंसेक्ट का उसको स्मेल गंदा लगता है। और लेनोलिन होता है शीप के फर में और वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और वैक्स डी कुछ बैक्टीरिया है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो उनके सेल वॉल में रहता है ये वैक्स डी। सो बीज वैक्स, एयर वैक्स, लेनोलिन, वैक्स डी, दे आर द एग्जांपल ऑफ वैक्सेस। और वैक्सेस में एक अल्कोहल होता है बड़ा लंबा चैन वाला, और एक ही फैटी एसिड होता है, 3 फैटी एसिड इसमें नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो है ये था वैक्सेस के बारे में। अब आप नेक्स्ट लिख लेना क्यूटिन। और क्यूटिन लिख लेना, इट इज प्रेजेंट इन द क्यूटिकल ऑफ प्लांट लीव्स। प्लांट की लीव्स के ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है और उस वैक्स के लेयर को कहते हैं क्यूटिन। और देन आपको मैंने एक और बताया था एग्जांपल, सुबेरिन, और ये भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल में। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो दो तरह का ये है जो प्लांट में रहता है, एक क्यूटिन होगा और एक सुबेरिन होगा। आर यू डन विद दिस? अच्छा हो गया ये? यस सर। हाँ चलो, अब बता दो मुझे, आप लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या बताया था? सैचुरेटेड फैटी एसिड, अरे सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या था? पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। और ये दोनों क्या थे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पामेटोलिक एसिड, ओलिक एसिड। और फिर ये तीन, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये थे एसेंशियल फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनको प्यूफा भी कहता है। और फिर ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर था, और ये ग्लिसरॉल है जिसमें 3 फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 ईस्टर बॉन्ड होगा। और इसमें ग्लिसरॉल होगा जो छोटा चेन अल्कोहल होता है। और फिर बताया था आपको वैक्सेस, जिसमें एक बड़ा चेन अल्कोहल होता है और प्लस एक ही फैटी एसिड होगा। और ये है वैक्सेस का एग्जांपल। क्यूटिन सुबेरिन प्लांट्स के अंदर होता था। और बच्चों इससे पहले मैंने आपको ग्लिसरॉल बताया था, और वो ग्लिसरॉल बताया था ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। और फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और जिनमें यहाँ में COOH ग्रुप होता है, लेकिन होता है लिविंग सेल्स के अंदर। और जो 20 कार्बन एटम फैटी एसिड बताया था, और वो 20 कार्बन एटम फैटी एसिड बताया था एराकिडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन एटम होते हैं, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें 18 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, और इसमें 18 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? चलो मैं इस मीटिंग को अब एंड करता हूँ। टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम।